आज हम इकोनोमेट्रिक्स को शुरू कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा है इकोनोमेट्रिक्स और उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है, उनको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाला है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो जो भी अभी से इसको फॉलो करेगा उसको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर है कि इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या है, क्या पढ़ा जाता है इसके अंदर। तो इसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक मेजरमेंट। अब ये इस वर्ड का मीनिंग है, लिटरल मीनिंग इसका ये है, पर इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसके अंदर सिर्फ मेजरमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ किया जाता है। अब इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन में की तरह से पढ़ने का क्या सेंस है, क्यों हम इसको अलग से पढ़ते हैं, ये किस तरह से इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स इन सब से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये इस तरह से डिफरेंट है, बारी बारी अगर हम डिफरेंस सब चीज़ों में करके देखें। इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट या कोई हाइपोथेसिस उसके बारे में पढ़ते हैं जो क्वालिटेटिव होता है नेचर में। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसका मतलब है कि अगर बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी फैक्टर्स हैं कांस्टेंट रहे, बाकी फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पे किसी चीज़ का जो क्वांटिटी डिमांडेड है और उस चीज़ का जो प्राइस है उसमें इनवर्स रिलेशन है, तो ये हो गया इकोनॉमिक थ्योरी। बट ये थ्योरी हमको ये बताने में अनसक्सेसफुल है कि प्राइस में कितना चेंज आने पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा, प्राइस में कितना रिडक्शन क्वांटिटी डिमांडेड को कितना इंक्रीज कर देगा, या प्राइस में कितना इंक्रीज होना क्वांटिटी डिमांडेड को कितना रिड्यूस कर देगा। वो मेजर हमें नहीं बता पा रहा है, मेजर करके हमको नहीं बता पा रहा है। तो ये काम करना, इसका एस्टिमेट जो है, ये इकोनोमेट्रिक के थ्रू ही हमको पता चल सकता है। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट कर पाए इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनोमेट्रिक्स किस तरह से डिफरेंट है, और किस तरह से इकोनोमेट्रिक्स रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक थ्योरी के होते हुए भी, इस वजह से इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ा जा रहा है। नाउ हाउ इज इकोनोमेट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। क्योंकि कई लोग क्या मानते हैं, इकोनोमेट्रिक्स है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन ही कर रहे हो। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इन दोनों में भी डिफरेंस है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। किस सेंस में, जब हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, और हम बोले या इक्वेशंस के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि थ्योरी जो है उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि तो उसको बिना ध्यान दिए बस हम उसे मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज ऑल कंसर्न्ड अबाउट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनोमेट्रिक्स, तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारा हाइपोथेसिस था या स्टेटमेंट था वो कितना करेक्ट है। तो इसको हम एम्पेरिकल वेरिफिकेशन भी यहाँ पे करते हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स से किस तरह से डिफरेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन वी प्रेजेंट इट। इस तरह से हम ये सारा काम करते हैं, चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। पर उसके अंदर उस डेटा का इस्तेमाल करके हम थियरीज को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उस डेटा को जो कलेक्ट हुआ है, स्टैटिस्टिशियंस के थ्रू कलेक्ट किया गया है, उसको यूज़ किया जाएगा चेक करने के लिए कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, स्टेटमेंट था, वो उसको टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी कि वो कितना रिलायबल है या नहीं है। ओके, सो नाउ ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक मेथड, किस तरह से इकोनोमेट्रिक्स में चीज़ें प्रोसीड करती हैं, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी हमें वो चाहिए। तो हमारा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं इस बारी। केन्स ने जो पॉस्टुलेट किया था कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। एक इंसान का इनकम बढ़ गया, बट इनकम जितना बढ़ा, कंजम्पशन उतना ही नहीं बढ़ता है, उससे कम बढ़ता है। इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ा, पर उतना नहीं जितना इनकम बढ़ा। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो हमें अपना थियरी मिल चुका है, एक हम इस थियरी के एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थियरी। अब आपको थियरी मिल गया है, अब आप उसको जो है मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में स्पेसिफाई करिए। तो हम कैसे कर रहे हैं देखते हैं।
ये हमारा यहाँ पे मॉडल है। तो ठीक है, हमारे पास एक थ्योरी थी, उसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में शो किया। तो मैथमेटिकल, ये पहला जो स्टेप है ये किसका है, ये इकोनॉमिक थ्योरी, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये काम किसका है, मैथमेटिकल फॉर्म में शो करना, मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है और इनकम है उसके बीच का जो रिलेशन है उसको इस मॉडल के थ्रू शो किया जा रहा है। कैसे? तो ये y जो है, दिस इज शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दिस x इज इनकम। ओके, दिस x इज इनकम एंड हियर बीटा 1 एंड बीटा 2, ये दोनों जो है पैरामीटर्स हैं हमारे मॉडल की। ठीक है। तो ये जो बीटा 1 है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ये जो हमारे x के साथ में है दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब ये क्या है इसको भी यहीं पे समझ लो। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दिस, बट जिनको नहीं पता है वो इसको यहीं पे देख लो। अब मान लो हम अपने एक्स एक्सिस पे इनकम को शो कर रहे हैं। ओके, तो हमारे इस मॉडल में इनकम हम एक्स से शो कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मान लो हम कंजम्पशन को शो कर रहे हैं, इस मॉडल में कंजम्पशन को वाई से शो किया जा रहा है। ठीक है। अब इस रिलेशन को शो करने के लिए हमने कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करना है हमको। तो वो कैसे ड्रॉ होगा? तो हम बीटा 1 की वैल्यू को देखते हैं। बीटा 1 का कितना वैल्यू है, जो हमारा इंटरसेप्ट है, जितना वैल्यू इसका होगा उसके हिसाब से हम वाई एक्सिस से अपने फंक्शन को शो करने वाले हैं। तो मान लो अगर अपना जो बीटा 1 है उसका वैल्यू है 2, तो हमने क्या किया, बना दिया। तो दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन। अगर बीटा 1 का वैल्यू 2 ना होके 4 होता तो ये जो हमारा है ये और ऊपर से बनता। अगर इसका वैल्यू कम होता तो ये और नीचे जाता। और बीटा 2 क्या है, तो वो स्लोप है हमारे फंक्शन का। तो ये यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ इनकम में चेंज होने की वजह से। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, क्योंकि एक जगह हमने कंजम्पशन रखा है, एक जगह हमने इनकम रखा है। तो इसका स्लोप कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों में चेंज के हिसाब से। कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ इनकम में चेंज होने की वजह से। तो दिस इज एमपीसी, दैट इज द स्लोप ऑफ आवर कंजम्पशन फंक्शन। अब हम अपने इस मॉडल को इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करने वाले हैं, और अब हम समझेंगे इकोनोमेट्रिक्स किस तरह से अलग है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। ये वाला एक मॉडल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, और ये इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। फ़र्क क्या है इन दोनों में, इसको हम यहाँ पे समझेंगे जहाँ से इकोनोमेट्रिक्स शुरू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय सेम जो यहाँ पे था कुछ डिफरेंस नहीं है, विच इज़ कंजम्पशन। बीटा 1 इज सेम इन बोथ द केसेस, दैट इज इंटरसेप्ट। बीटा 2 भी सेम है, जो शो कर रहा है किसको, स्लोप को। और ये अपना एक्स जो है ये अपना इनकम को शो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यू दिख रहा है ये किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस को शो कर रहा है। तो जो मैथमेटिकल मॉडल है उसके अंदर हम क्या मान रहे हैं कि जो इंसान का इनकम है ये रहा इनकम, और उस इंसान का जो कंजम्पशन है इसमें एक एग्जैक्ट रिलेशन है, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ और तो डाला ही नहीं इसके अंदर, इतने पे ही खत्म कर दिया इस मॉडल को। और हम बोल रहे हैं वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि अगर आपने ये वैल्यू सही सही डाल दी देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये एग्जैक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। पर हम अपने इकोनोमेट्रिक मॉडल में ऐसा नहीं मानते हैं। ये हम नहीं मान रहे हैं कि इन दोनों में एग्जैक्ट रिलेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान का जो कंजम्पशन है दैट सोलली डिपेंड्स ऑन हिज और हर इनकम, ऐसा नहीं होगा। और भी फैक्टर्स जो है वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। तो ये इन दोनों में हमें डिफरेंस देखने में आता है। तो हम जनरली देखते हैं कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें जो रिलेशन होगा वो एग्जैक्ट नहीं होता है जनरली। ठीक है। अब वैसे हमने जब मैथमेटिकल मॉडल को शो किया था ग्राफ के फॉर्म में, तो हम कैसे दिखा रहे थे, एग्जैक्ट हम एक लाइन फॉर्म कर पा रहे थे जो कंजम्पशन फंक्शन को शो कर रहा था।
तो इसका मतलब आप एग्जैक्ट बता पा रहे हो कि जब इंसान का इनकम जीरो है तो कितना कंजम्पशन, जब इनकम थोड़ा बढ़ा तो एग्जैक्ट कितना कंजम्पशन, आप ऐसी ऐसी बातें बता पा रहे हो जो प्रैक्टिकल इतना नहीं लगता है रियल लाइफ में कि ऐसा बताना पॉसिबल हो। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो इकोनोमेट्रिक मॉडल हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज यू, जिसको हम डिस्टरबेंस या एरर टर्म बुलाते हैं। दिस टर्म इज रैंडम वेरिएबल। इसका एग्जैक्ट वैल्यू देना पॉसिबल नहीं है, दिस इज रैंडम। या इसे हम एक और टर्म स्टोकेस्टिक वेरिएबल जो है ये भी बुलाते हैं। तो स्टोकेस्टिक ये एक नया टर्म बार बार हम इकोनोमेट्रिक्स में यूज करेंगे, विच ओनली मीन्स रैंडम। तो इसका वैल्यू रैंडम होने वाला है, आप नहीं बोलने वाले हो ये कितना होने वाला है एग्जैक्ट। ये है, इसको एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म हम मान के चलते हैं कि हमें पता है कि जो अपना मॉडल है, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो एग्जैक्टली इन दोनों वैल्यूज को डालने पे बराबर नहीं आ जाने वाला। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टर्बेंस वेरिएबल या स्टोकेस्टिक वेरिएबल। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है वो अटैच होती है, इसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो एक आदमी है, उसकी जो कंजम्पशन है वो इनकम के अलावा भी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और अगर बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपका ये मैथमेटिकल मॉडल जो है वो एक सही आंसर नहीं देने वाला, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देने वाला। इस वजह से हमने यहाँ पे तो शो कर दिया इनकम। अब इनकम के अलावा जो भी फैक्टर्स उसकी कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहे होंगी, वो सब इसके यू के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर हम इस मॉडल को, नाउ दिस इकोनोमेट्रिक मॉडल को अगर हम शो करें इसके थ्रू, तो कैसे शो होगा? यहाँ पे हमने यू भी डाल दिया है, विच इज डिस्टर्बेंस टर्म या स्टोकेस्टिक वेरिएबल है ये हमारा। अब ये सारे टर्म्स याद रखने हैं, ये सारे नाम हमें याद रखने हैं, बहुत बार यूज होंगे आगे जाके। तो यहाँ पे देखो, ये रहा आपका कंजम्पशन फंक्शन इसके अकॉर्डिंग। पर मान लो डिस्टर्बेंस टर्म यहाँ पे इतना है, इसका रियल वैल्यू इतना आ रहा है कंजम्पशन का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना आ रहा है, पर आपका इनकम इतना है। तो हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल था वो तो बोलता था इतने इनकम पे कंजम्पशन इतना होना चाहिए, पर अगर रियल लाइफ में इतना नहीं है, वो इतना है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो क्या है? वो हम बोलेंगे डिस्टर्बेंस टर्म को शो कर रहा है, यानी और जो फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये उसको शो कर रहा है। अब ये जो गैप है, दिस इज शोइंग यू, दिस गैप इज शोइंग यू। और ये कहीं भी जा सकता है, नीचे ऊपर, ये रैंडम है तो ये रैंडम ही इसका वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह से है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग द डेटा, विच मीन्स कि अगर आप ये जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बीटा वन बीटा टू ये सारी वैल्यूज आपको ऑब्टेन करनी पड़ेंगी। तो ये वैल्यूज आपको ऑब्टेन करनी पड़ेंगी, तब आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे और एस्टिमेट कर पाएंगे। नाउ एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब हम इनकी वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे। तो इसको करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको बाद में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वही सब हमें आगे पढ़ना है। अभी के लिए बस समझना जरूरी है कि करते क्या है। तो ये जो हमें यहाँ y दिख रहा है, अगर इसका वैल्यू एस्टिमेशन के थ्रू लाया गया हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस पे एक ऐसा सिंबल बना देते हैं। तो एक सिंबल ऐसा बनता है जिसको हम हैट या कैप ऐसे पढ़ते हैं। तो इस टर्म को हम क्या पढ़ेंगे? वाई हैट। तो वाई हैट होगा, इसका मतलब वाई का वैल्यू को एस्टिमेट किया गया है। तो जहां पे भी ऐसी वैल्यू हमें दिखती है उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। नाउ दिस हैज बिकम, अगर इस तरह से आप इसको शो कर रहे हैं, नाउ दिस हैज बिकम एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन, उसको इस तरह से शो किया जाएगा। अब हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है हमने बना लिया था। इसके बाद हमने क्या किया? रिग्रेशन एनालिसिस की जो टेक्निक है उसके थ्रू एस्टिमेट कर दिया वैल्यू, वो हमने बात करी। तो वहां पे हमने बोला इस मॉडल को हम इस हैट के थ्रू शो करेंगे, वाई हैट, विच मीन्स दिस वैल्यू इज एस्टिमेटेड, हमने कर दिया। वो करने के बाद हम क्या करें, अगर अब जो हमारी वैल्यूज आए, इस मॉडल के थ्रू जो वैल्यूज आए उसको हम प्लॉट कर दें। उसको हमने प्लॉट कर दिया, मानो यहाँ पे इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन, ठीक, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना ठीक है या नहीं है। ये करने के लिए हमने क्या किया, जो रियल वैल्यूज हैं हमने डेटा कलेक्ट किया।
अलग अलग ईयर में डेटा कलेक्ट किया कि इनकम कितना कितना था, कितना कितना कंजम्पशन हुआ। अब उस डेटा को हमने प्लॉट कर दिया। तो मान लो एक हमारा वैल्यू आया यहाँ, दूसरा वैल्यू आया यहाँ, इस तरह से कुछ कुछ वैल्यूज आ रही है। अब ये जो अपना रिग्रेशन लाइन है और जो रियल डेटा हम प्लॉट कर रहे हैं इन डॉट्स के थ्रू, इसके इसके बीच का स्पेस जितना कम होगा, इसका मतलब हमारा मॉडल उतना करेक्ट है। और अगर ये स्पेस ज़्यादा ज़्यादा दिखे, यानी उतनी गड़बड़ है हमारे मॉडल के अंदर। तो इस तरह से हम इसको पता लगाते हैं। अब मान लो जो हमारा रियल डेटा हमने कलेक्ट किया था, डिफरेंट ईयर्स में इनकम कितना है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, और उसको उसके थ्रू हमने स्लोप जानने की कोशिश करी। तो जब हमने स्लोप जाना तो हमको पता चला स्लोप इज 0.72। मान लो अगर इतना स्लोप हमें पता चला, और हम देख रहे हैं हमारा रिग्रेशन लाइन और जो रियल डेटा है वो कितना क्लोज दिख रहा है हमें, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो अपना रिग्रेशन लाइन जो है या अपना जो मॉडल है काफ़ी करेक्ट है, हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं वो जो थ्योरी थी जिसको हम चेक करना चाह रहे थे वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब ये कैसे हम चेक करें, तो हम इस तरह से चेक करेंगे। जो केन्स का थ्योरी है वो क्या बोल रहा था, केन्स का थ्योरी बोल रहा था कि आपका जो इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर इनकम जितना बढ़ा कंजम्पशन उससे कम बढ़ता है। तो इसका मतलब उनके मॉडल में क्या बोला गया, चेंज इन सी और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, जब आप ये देखोगे तो वैल्यू 1 से कम आएगा। ये बोलना चाह रहे हैं इसका मतलब वो। और हमारा जो हमने देखा, वैल्यू हमने निकाली, तो उस वैल्यू में जो स्लोप है वो कितना बन रहा था, 0.72। और अपना जो रिग्रेशन लाइन है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो अपना मॉडल भी ठीक है इसका मतलब। तो इससे हम बोल सकते हैं हमारे मॉडल ने इस बात को वेरीफाई कर दिया। जो रियल डेटा कलेक्ट किया, हमने मॉडल बनाया, मॉडल भी बनाया, और उसके बाद हमने अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी स्लोप की, 0.72। अब जो केन्स बोल रहे हैं क्या ये उस बात से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0.72 जो है वो 1 से कम है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो वो वाला थ्योरी है केन्स का, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन है, दैट इज करेक्ट। यानी वो हमारे टेस्ट को पास कर गया है। अब किसी इकोनॉमिक थ्योरी को कंफर्म कर देना या उसे रिफ्यूट कर देना सैंपल एविडेंस के बेसिस पे, इस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसकी बात अभी हमने करी। अब जो मॉडल हमने चूज किया हो, जो हमने अभी देखा, हमने जो अपना मॉडल बनाया, अगर वो किसी थ्योरी को रिफ्यूट ना करे, जो जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे एग्जाम्पल में क्या, कौन सी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, राइट। तो अगर उसको वो रिफ्यूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा वाला जो मॉडल है उसको आप यूज कर सकते हो फॉर फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन के लिए उसका यूज करना पॉसिबल है, क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो करेक्ट बैठ रहा था। हमने देखा जो रियल डेटा था और जो अपना हमारा रिग्रेशन लाइन था बहुत क्लोज थे। तो इसका मतलब अपना मॉडल करेक्ट है, और जो थ्योरी था वो भी करेक्ट हो गया, हमारे टेस्ट को वो पास कर गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं अपने मॉडल में, अगर हमें मान लो इनकम दे रखा हो, तो हम जान सकेंगे फ्यूचर में, हम अगर हमें इनकम हमें देखना है, इस इनकम पे कितना कंजम्पशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन फ्यूचर, तो हम वो इनकम का वैल्यू वहाँ डाल देंगे और हम एक कंजम्पशन जो है उसको निकाल पाएंगे अपने मॉडल के थ्रू। तो ये करना पॉसिबल होगा फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करना हमें पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद है यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस। और बाद में जाके जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए उस तरीके की पॉलिसीज बना सकती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी कि हमारे मॉडल के थ्रू वो कंजम्पशन जान पाएगी, अगर वो एक सर्टेन इनकम डाल दे। तो अगर हमारा जो गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाह रहा है, तो वो करने के लिए उसे इनकम को किस तरह से कंट्रोल करना होगा, उसे कितना रखना पड़ेगा, वो इस हिसाब से अपनी पॉलिसी जो है बना पाएगा। तो अपने पॉलिसीज के थ्रू एक डिजायर्ड रिजल्ट्स को वो ऑब्टेन कर पाएगा, जो मॉडल हमारा है उसको इस्तेमाल करके। तो ये हमारा लास्ट
चीज था। एंड नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बारी बारी नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे।